बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी वाल को। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेल वाल को, फिर प्राइमरी वाल को और फिर हमने मिडल लैमेला को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने सीखा था कि देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दूसरा सेल है। तो इन सेल्स को जो चीज़ जोड़ के रखती है, जो ग्लू का काम करती है और एक दूसरे से सेपरेट भी रखती है, एक दूसरे से अलग भी रखती है और एक दूसरे के साथ इनको मिलने भी नहीं देती, उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो दो सेल्स को मिलाने वाली और दो सेल्स को एक दूसरे से अलग करने वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला, जो एक ग्लू का काम करती है। तो हमने पढ़ा था कि मिडल लैमेला की अंदर वाली साइड पे, पिछले लेक्चर में हमने बड़ी तफसील के साथ इसको डिस्कस किया था कि मिडल लैमेला के फौरी अंदर वाली तरफ हमारे पास बनती है प्राइमरी वॉल। मिडल लैमेला के अंदर वाली तरफ बनती है प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड पे हमारे पास बनती है सेकेंडरी वॉल। ये जो ग्रीन कलर में मिडल लैमेला दो सेल्स को इसने जोड़ के रखा हुआ है, उसके अंदर ब्लैक कलर में हमारे पास प्राइमरी वॉल बनती है और प्राइमरी वॉल के अंदर वाली तरफ हमारे पास बनती है सेकेंडरी वॉल। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। कहता है इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों के अंदर आफ्टर मैचुरेशन, जब वो सेल, उनका सेल मैच्योर हो जाता है, अ सेकेंडरी वाल इज़ मेड, सेकेंडरी वाल बनती है बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्राइमरी वाल। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वाल। तो सेल वाल, ये हमने तो इसको एक लेयर की फॉर्म में शो किया, लेकिन इसके अंदर तीन लेयर्स छुपी हुई होती हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अगर हम एंजाइम्स की मदद से, सेलुलेज एंजाइम की मदद से इस स्ट्रक्चर को, हम इसकी सेल वाल को ख़त्म कर दें तो जो चीज़ हमारे पास बचेगी उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। जब सेल वाल को ख़त्म कर देंगे तो अंदर हमारे पास बचेगी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इस चीज़ को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। देखें, कहता कि अ सेकेंडरी वॉल इज़ मेड बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्राइमरी वॉल। अगर ये हमारे पास मिडल लैमेला है जिसने एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तो इसके अंदर वाली तरफ बनेगी प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल के अंदर वाली तरफ सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बिल्कुल साथ उसके अंदर वाली तरफ ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट और प्राइमरी वॉल के जो दरमियान में बनती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। तो ये एमडी कैट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो सेकेंडरी वॉल हमारे पास बनती है वो कहाँ पे बनती है। तो वो बनती है प्राइमरी वॉल जो मिडल लैमेला के अंदर वाली साइड पे है, और जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट जो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होती है, उन दोनों के दरमियान में जो लेयर बनती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। अब बच्चों, हम डिस्कस करेंगे इसकी कंपोजिशन के सेकेंडरी वॉल जो होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है और इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो सेकेंडरी वॉल मुश्तमिल होती है लिग्निन। बच्चों, लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सेकेंड ईयर के अंदर आपकी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर CH बॉन्ड हो। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो होता है जिसके अंदर CH बॉन्ड हो। जब भी CH बॉन्ड बनेगा तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, और जब CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो इससे जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पढ़ी हुई है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, जिसमें आप लोगों के पास वाटर 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2 वाटर मिलते हैं और बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के मालिक्यूल का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और जब इनको ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो उससे जो है हमारे पास ATP रिलीज़ होती है। तो लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बहुत हार्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हार्ड होते हैं। दूसरी हमारे पास जो है वो सेलुलोज होती है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास शुगर्स होते हैं। तो सेलुलोज, लिग्निन एक हार्ड कंपाउंड है, सेलुलोज जो कि प्राइमरी वॉल के भी अंदर होता है, हमने पढ़ा था, और हेमीसेलुलोज, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो कहता है कि सेकेंडरी वॉल इज़ मोर रिजिड दैन प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल ज़्यादा सख्त होती है प्राइमरी वॉल की निस्बत। इसकी वजह ये लिग्निन है, चूँकि लिग्निन एक हार्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी वजह से सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की निस्बत ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद बच्चों एक पॉइंट लिखा हुआ है कि
इन सम प्लांट्स, ऊपर हमने पढ़ा कि इन सम प्लांट्स आफ्टर मैचुरेशन बच्चों देखें, जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं ना तो सेल का साइज़ भी स्मॉल होता है और सेल ने आगे ग्रो करना होता है। उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज बनती हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, उन्होंने ग्रो करना था। तो एक सेल से जब 2 सेल्स आगे माइटोसिस से बनते हैं तो वो सेल्स फिर ग्रो करता है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है, अपनी ऑर्गेनेलीज का साइज़ इंक्रीज़ करता है और लास्ट पे हमारे पास जो सेल बनता है, जब उसकी जो है वो मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज की साइज़ जो है वो अपने मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच जाता है तो सेल मैच्योर हो जाता है। तो प्लांट्स के अंदर, कुछ पौधों के अंदर जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर जो सेल जब मैच्योर होता है तो फिर सेकेंडरी वॉल बनती है, प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड पे और प्रोटोप्लास्ट के ऊपर वाली साइड पे। तो इसमें बच्चों आप लोग कहता है कि ये जो सेकेंडरी वॉल इज़ मोर रिजिड दैन प्राइमरी वॉल, इसकी वजह क्या है? लिग्नन की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एफएससी में आ सकता है, शॉर्ट आंसर। तो ये क्या होते हैं? कहता है दीज आर स्मॉल चैनल्स, ये छोटे छोटे चैनल्स होते हैं। चैनल्स हम कहते हैं छोटे छोटे पाइपों की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। तो बच्चों देखें, ये हमारे पास एक सेल है, ये मिडल लैमेला है, मिडल लैमेला के अंदर वाली तरफ प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्रोटोप्लास्ट या फिर हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो एक सेल को दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग प्लांट सेल्स टू ईच अदर, एक पौधे के साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड होता है उसको कनेक्ट करता है दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ। ऐसे चैनल को, ऐसे पाइप को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कहता कि प्लाज्मोडेस्माटा पेनिट्रेट बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल्स। देखें, ये हमारे पास थी, ये हमारे पास मिडल लैमेला के फौरी बाद प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल के फौरी बाद सेकेंडरी वॉल। तो पहले उसने जो है वो सेकेंडरी वॉल को क्रॉस किया, पेनिट्रेट का मतलब उसमें से गुजर जाती है। पहले पेनिट्रेट करेगी सेकेंडरी वॉल से, फिर प्राइमरी वॉल से, फिर मिडल लैमेला से और जो है वो कनेक्ट करेगी 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को। तो बच्चों असल में ये होता क्या है, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे कि असल में ये जो हमारे पास चैनल्स हैं या प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर है ये बनता क्यों है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसके बनने के हम डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो चैनल्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या, वो बनते क्यों हैं असल में। कहता दे अलाउ सर्टन मालिक्यूल्स टू पास डायरेक्टली फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ये इजाज़त देते हैं मालिक्यूल को गुजरने की एक सेल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मालिक्यूल है तो ये यहाँ से चलेगा और इस पाइप से होता 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 दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। कहता सो दे आर इम्पोर्टेंट इन सेलुलर, यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं आएगा, सेलुलर कम्युनिकेशन आएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन का वर्ड आएगा। तो ये जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक सेल ने कोई मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की फॉर्मेशन करनी है, तो वो चीज़ एक सेल में मौजूद नहीं है या कम मिकदार में मौजूद है, सिग्नल भेजने के लिए एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो बच्चों आप लोगों की बुक की साइड पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, साइड इन्फॉर्मेशन। कहता प्लाज्मोडेस्माटा हैव काज्ड डिबेट अमंग साइंटिस्ट्स। कहता प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना, इसने साइंसदानों के दरमियान एक डिबेट, एक बहस खड़ी कर दी रिगार्डिंग सेल थ्योरी के रिलेटेड। तो बच्चों सेल थ्योरी कहती है कि हमारे पास हर सेल जो है वह ना उसके गिर्द एक बाउंड्री होती है, कोई भी सेल है उसके गिर्द एक बाउंड्री है और उसके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये जो एरिया है जेली लाइक फ्लूइड, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कहता है कि सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स आर नॉट रियली सेल्स। कहता कि कुछ साइंसदानों ने कहा कि कुछ जो बड़े पौधे हैं उनके सेल्स को हम हकीकी सेल्स नहीं कह सकते, सिंस दे आर नॉट फिजिकली सेपरेटेड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2 सेल्स हैं अगर, तो इस तरह तो हम इनको कहेंगे ये अपने जो है वो रियल सेल्स हैं। अगर इन दोनों के साइटोप्लाज्म के दरमियान कनेक्शन है तो वो कहता है कि मैच्योर कुछ सेल्स जिनके दरमियान कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए, उनको साइंसदानों ने कहा कि आप रियल सेल्स नहीं कह सकते।
उसके बाद प्यारे बच्चों एक ये पॉइंट है, प्लाज्मोडेस्माटा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पेरेंट सेल गेट ट्रैप्ड इन न्यू सेल। बच्चों ये एमडी कैट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि असल में ये जो पाइप हैं, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा चैनल्स हैं, ये बनते कैसे हैं। कहते प्लाज्मोडेस्माटा आर फॉर्म्ड, प्लाज्मोडेस्माटा बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक सेल से दो सेल, पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, फिर जब एक सेल से दो सेल्स बन रहे होते हैं। कहता कि व्हेन पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पेरेंट सेल गेट ट्रैप्ड इन न्यू सेल वॉल। तो बच्चों असल में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखें यहाँ से हमारे पास वेसिकल्स आते हैं और यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वेसिकल्स आए और दरमियान में जो है वो उन्होंने सेल प्लेट बनाना शुरू कर देते हैं सेल के दरमियान में। तो हमारे पास एक सेल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है ना, तो इस सेल के अंदर कुछ इस तरह के चैनल्स होते हैं, पाइप होते हैं, पाइपों की फॉर्म के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रैप हो जाते हैं जब सेल वॉल बन रही होती है। तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, जब जो है वो सेल प्लेट बनती है तो इससे हमारे पास वो जो सीमेंट लाइक मटेरियल है, सेल की जो लेयर है, मिडल लैमिला बनेगी और मिडल लैमिला के अंदर प्राइमरी वॉल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। कहता जब ये ट्रैप हो जाते हैं तो फिर इस तरह का हमारे अंदर इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर ये पाइप ट्रैप हो गया, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के दरमियान कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसके ज़रिए इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, और प्लांट जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस के, जो सेकेंडरी वाल है या सेल वाल के फंक्शंस। कहता पहला फंक्शन है इसका रिजिडिटी। कहता सेल वाल प्रोवाइड रिजिडिटी टू ऑल सेल्स फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो बच्चों रिजिडिटी का मतलब है सख्ती। सेल वाल कहता है पौधे को सख्ती देती है, उसको सख्त बनाती है, सेल को भी ओवरऑल। चूँकि प्लांट तो मिलके बना हुआ है सेल्स के साथ, ये प्लांट सेल से मिलके बना हुआ है, तो अगर ये सेल वाल इस सेल को सख्ती देगी तो इनडायरेक्टली ये पौधे को सपोर्ट दे रही है, पौधे में रिजिडिटी को सपोर्ट दे रही है, रिजिडिटी पैदा कर रही है, सख्ती पैदा करती है इस पौधे के अंदर। तो जब हमारे पास हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो इस पौधे के ऊपर एक फोर्स लगती है। कहता रिजिडिटी टू ऑल सेल्स फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। एक तो जो है वो देखें, ये इस पौधे का वेट है, काफ़ी ज़्यादा पौधों का वेट होता है, तो पौधे जो मिलके बने होते हैं इस तरह के सेल्स के साथ, सेल्स एक दूसरे के साथ ऐसे मिले होते हैं, तो अगर ये वाली सेल वाल ही इस पौधे को सपोर्ट ना दे तो ये पौधा जो है उसका वजन वेट जो है वो उसको बियर ही नहीं कर सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से पौधा जो है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के अंदर ही धंस जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रिजिडिटी फराहम करती है, एक तो इसके अपने स्ट्रक्चर के लिए, दूसरा जब कोई बाहर से कोई फोर्स लगती है, हवा की फोर्स, पानी की फोर्स या फिर कोई फोर्स लगती है, तो उसके खिलाफ जो है वो सेल वाल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा बच्चों इसका स्ट्रक्चर है शेप एंड ग्रोथ। कहता सेल वाल मेंटेन सेल शेप, वो सेल की शेप को मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल अगर सेल वाल जो है वो यहाँ पिंच कर जाए अंदर की तरफ, तो क्या इसका स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सेल वाल सेल की शेप को बरकरार रखती है एंड डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ एंड अल्टीमेटली आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट। तो बच्चों इस बात का मतलब क्या है? चूँकि सेल वाल जो है वो प्राइमरी सेल वाल मिलके बनी हुई है सेल माइक्रो फिलामेंट्स, जिसको हम कहते हैं सेलुलोज के फिलामेंट्स, धागों की शक्ल में। तो जिस तरह हमें पता है कि अगर ये धागे लेंथ में अरेंज होना शुरू कर दें तो जो है वो सेल इस तरह का बन जाएगा। इनकी अगर लेंथ ज़्यादा है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, लेकिन सेल अगर इन धागों की लेंथ की फॉर्म में अरेंज करना शुरू कर दें तो सेल की जो है वो शेप इस तरह की बन जाएगी। अगर ये है जो छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट्स की फॉर्म में इस तरह अरेंज होना शुरू कर दें तो जो है वो इसकी सर्कल शेप बन जाएगी इस सेल की। तो इनकी अरेंजमेंट, इन धागों की अरेंजमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि सेल की डायरेक्शन, सेल किस तरफ को ग्रो करेगा। चूँकि ये अगर ये धागे इस तरफ ग्रो कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ इस तरफ ग्रो कर रही है तो इसका मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। अगर कोई चीज़
एक नॉर्मल डायरेक्शन में अगर कोई ऊपर की तरफ सेलुलोज ज़्यादातर ग्रो करना शुरू कर दें तो सेल की शेप इस तरह की होगी। तो ये डिसाइड करते हैं कि सेल ने किस तरफ को ग्रो करना है। दूसरा, सेल इस प्लांट की खूबसूरती, तो जितना सेल वाल अच्छे अंदाज में ग्रो करेगी, सेल की शेप अच्छी बनेगी, उसी तरह प्लांट की जो है वो अगर लेंथ में ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो पौधा लंबा ज़्यादा होगा, अगर विड्थ में ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। तो ये डिसाइड करती है आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट। तीसरा बच्चों पॉइंट है प्रिवेंशन फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। कहता व्हेन वाटर एंटर द सेल, सेल वॉल आल्सो प्रिवेंट्स एक्सपेंशन। इस बात का मतलब क्या है? देखें बच्चों, ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करना शुरू कर देता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब पानी इस सेल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, ये सेल जो है वो फूलना शुरू कर देगा। तो ये जो अंदर इसके अंदर पानी जमा होगा वो एक फोर्स लगाएगा इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और अल्टीमेटली जो है वो सेल वाल के ऊपर। तो सेल वाल जो है वो इसको बचाती है ज़्यादा फूलने से। अगर ये सेल जो है वो ज़्यादा फूलेगा तो सेल के फटने का ख़तरा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पानी के प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकेगा और सेल ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसको बचाता है ओवर एक्सपेंशन से, ज़्यादा फूलने से। तीसरी बच्चों पॉइंट लिखा हुआ है अगेंस्ट पैथोजेंस एंड जर्म्स प्रोटेक्शन। बच्चों ये हमारे पास एक सेल है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उसने एंटर होना है इस सेल के अंदर। तो सबसे पहले वो जो सेल वाल को रप्चर करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। क्योंकि सेल वाल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, इसको आसानी से वो जो पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। जिस तरह वायरल डिजीज़ होती हैं, कोरोना वायरस की डिजीज़ है, ये पैथोजेंस की वजह से होती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। तो इनके खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन फ्राहम करती है सेल वाल। उसके बाद बच्चों पॉइंट लिखा हुआ स्टोरेज। कहता है इट इज़ अ स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। देखें, जिस तरह हम देखते हैं कि कोई चीज़ जिस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है ना, तो वक्त आने पे हम उस चीज़ को तोड़ के वो चीज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई घर है तो वो उसमें आप लोगों ने लेंटर डाला हुआ है। जब आप लोगों को उस घर को तोड़ेंगे तो आप लोग वहाँ से सरिया वगैरह निकाल लेंगे। तो चूँकि सेल वाल जो मिलके बनी हुई है तो सेलुलोज से, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो पौधे को जब खुराक की ज़रूरत होती है उसके पास स्टोरेज फॉर्म में खुराक पड़ी होती है जो सेलुलोज होती है, और जो है वो मिलके सेल वाल बनाती है सेलुलोज, और ये खुराक पौधे के अंदर स्टोर होती है। वक्त आने पर वो इसको तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का यहाँ पे लेक्चर एंड हुआ। अब सेकेंडरी वॉल का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट वायरस के अंदर, फंगस के अंदर और जो है बाकियों के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल वाल के स्ट्रक्चर को, किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे MD कैट के 2027 में जो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, MCQs बनेंगे। तो बच्चों पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग हर लेक्चर के लास्ट पे कोई 5-7 MCQs MD कैट के कर रहे हैं तो आप उन बच्चों से, अगर एक चैप्टर के आप लोग एक टॉपिक के 5 MCQ सॉल्व करते हैं तो एक चैप्टर के कोई 200 MCQ जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग कंसेप्ट कितने ऊपर होंगे उन बच्चों से जो बिल्कुल सिंपल सिर्फ लेक्चर लेते हैं और उस लेक्चर को तैयार करते हैं। तो बच्चों कुछ एक्स्ट्रा हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब आप लोग MD कैट के अंदर अपीयर होते हैं तो 1,50,60 हज़ार बच्चा वो MD कैट का एग्ज़ाम देता है, तो उसमें सिर्फ सिलेक्ट होने होते हैं 3,000 बच्चे। अगर आप लोगों का ख्वाब है कोई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना, निश्तर के अंदर जाना या किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, अगर आप वाइट कोट पहनना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे MD कैट के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, वो अपनी FSC के साथ साथ ही अपने MD कैट को तैयार कर रहे होते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है कि जब आप लोग अपीयर हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आप लोगों के साथ रिपीटर्स कम्पीट कर रहे होते हैं। तो जिस बच्चे ने पूरा साल तैयारी की होती है उसके कॉन्सेप्ट्स आप लोग सोचें कि कहाँ पे होते हैं। उन्होंने MCQs की प्रैक्टिस की होती है, लेक्चर्स लिए होते हैं, डिफरेंट अकेडमीज़ में सेशन ज्वाइन किए होते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप लोग थोड़ा थोड़ा अभी से तैयार करना स्टार्ट करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में जो MD कैट के क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। पहला MCQs कहता है कि विच स्ट्रक्चर काजेज डिबेट अमंग साइंटिस्ट रिलेटेड टू सेल थ्योरी। कहता कि किस स्ट्रक्चर ने साइंसदानों के दरमियान डिबेट शुरू कर दी कि जो है वो सेल थ्योरी के ये पॉइंट ख़िलाफ़ है। तो कहता कि मिडल लेमिला, नहीं, मिडल लेमिला हमने पढ़ा कि मिडल लेमिला एक जेल का काम करती है, तो ये तो नहीं है। दूसरा प्राइमरी सेल वॉल,
प्लाज्मोडेस्माटा हमने पढ़ा था कि ये जब दो सेल्स होते हैं, हम सेल थ्योरी के मुताबिक एक सेल जो है वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए और न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म और एक सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जब दो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जो इसके साइटोप्लाज्म को इसके साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट करता है और जो है वो सेल कम्युनिकेशन का काम। तो ये वाला जो पॉइंट था प्लाज्मोडेस्माटा की मौजूदगी, इसने जो है वो बहस शुरू कर दी, चूँकि सेल को अलग अलग इंडिपेंडेंट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सेल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा प्यारे बच्चों एमसीक्यूज है, द सेकेंडरी वॉल इज लेड डाउन बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड। तो हमने पढ़ा था ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के दरमियान में मिडल लैमेला बनती है, मिडल लैमेला के बाद प्राइमरी और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। तो कहता कि द सेकेंडरी वॉल इज लेड डाउन बिटवीन द, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि मिडल लैमेला के फौरी बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन से लेके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जितना भी है सेल उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट और जो है हमारे पास ये प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। तो ये आंसर आएगा, तो सेकेंडरी वॉल इज लेड डाउन बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड यहाँ पे एमसीक्यूज बनना था प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लास्ट, तो ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्राइमरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड एंड मोर रिजिड देन प्राइमरी वॉल। तो बच्चों आप लोग अपने फोकस को इतना इंक्रीज़ करो कि जब जैसे ही आप लोग पॉइंट को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के जहन में स्केच बनता जाना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सा स्ट्रक्चर, ये बुक की कौन सी लाइन है, हमने इसमें क्या देखना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों ने पूरी सेल वॉल के अंदर एक पढ़ा है, लिग्निन इज प्राइमरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सेकेंडरी वॉल हार्ड एंड रिजिड। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि लिग्नन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इसको हार्ड भी बनाता है और इसको सेलुलोज नहीं आएगा, चूँकि सेलुलोज मौजूद ज़रूर होती है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है और ये एक इस दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज होता है, हेमोसेलुलोज नहीं है, पैक्टिन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा लिग्निन। तो इस तरह की छोटी छोटी बुक्स की लाइन्स ही आप लोगों को एमडी कैट के अंदर आती हैं, अगर आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद बच्चों एमसीक्यूज है कि हाउ आर प्लाज्मोडेस्माटा प्राइमरीली फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कहते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सेल डिवीजन के दौरान कैसे बनता है। तो हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन के दौरान जो हमारे पास एक सेल है और ये जो है वो इसने आगे इससे दो सेल बनने हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहता है कि प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनती है, बाय द फ्यूजन ऑफ गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल जो होते हैं वो सेल प्लेट बनाते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं सेल के सेंटर में। जो वेसिकल्स हैं वो सेल प्लेट बनाते हैं और सेल प्लेट मिलके बनाती है हमारे पास जो सेल की जेल लाइक लेयर है मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला को सेल प्लेट बनाती है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू का आंसर क्या है, कहता है व्हेन पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पेरेंट सेल गेट ट्रैप्ड इन सेल। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ टुकड़े जो हैं वो सेल वॉल के अंदर धंस जाते हैं, ये पाइप का फॉर्म में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, चैनल बना देते हैं इस सेल का दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। लेकिन आप लोगों ने सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना है फिर टिक करना है। थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ मिडल लैमेला, मिडल लैमेला की ब्रेकडाउन से कोई आप लोगों के पास चैनल नहीं बनता। बाय डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज, कोई फिब्रल से कोई जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से आप लोगों के पास कोई भी चैनल नहीं बनता। तो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद बच्चों द कहता है कि द मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट एंड ब्यूटी इज़ ड्यू टू। तो ये आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा है कि सेल ने किस डायरेक्शन में ग्रो करना है या फिर उसका आर्किटेक्चर किसकी वजह से होता है, सेल वॉल की वजह से। तो ये थे बच्चों आज आप लोगों के एमसीक्यूज़ एमडी कैट के हवाले से। एफएससी में भी इस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो मेहनत करनी है, हर लेक्चर के एक एक पॉइंट को नोट करना है, इसको अपने आप लोगों ने इसके नोट्स बना लेने हैं, इनकी पिक्चर्स लेनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप लोगों के लिए एक स्टिमुलेशन है। आप लोग सोचना शुरू करें
कि किस तरह के MCQs MD-CAT के अंदर आ सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो एक टॉपिक में किस तरह जो है वो पेपर बनाने वाला आप लोगों को फंसा सकता है। अपने फोकस लेवल को इंक्रीज़ करें, MCQs को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ें और आप लोगों को पूरा का पूरा उसका जो है वो स्केच पता चल जाना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप लोग इस तरह 5-5 MCQ साथ करते हैं तो इसका आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा। देखें, अगर अभी आप लोग जो है वो नए नए FSC के अंदर इंटर हुए हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आप लोगों का मेरिट कैसे बनता है, आप लोगों की मैट्रिक जिसमें आप लोगों ने 1070, 80, 1150, 1170 नंबर लिए हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर किसी स्टूडेंट के 1180 हैं, अगर एक स्टूडेंट के 1140 हैं, तो क्या वो उसका कितना इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और अगर बोर्ड का टॉपर है वो FSC को जो है वो अच्छी तरह नहीं पढ़ता, उसमें जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करता, तो उसका उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रिक अभी कर ली है, आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है, अल्लाह करे आप लोगों का अच्छा रिज़ल्ट आए। तो मैट्रिक की जो परसेंटेज ओवरऑल जो आप लोगों का एग्रीगेट परसेंटेज बनती है, जिसकी बेस पे आप लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर, किंग एडवर्ड के अंदर, अल्लामा इकबाल के अंदर जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, तो उसमें 10% आप लोगों की होती मैट्रिक। मतलब कि जितने आप लोगों के मार्क्स आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 1180, तो 1180 को आप लोग डिवाइड करोगे 1200 के ऊपर और इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो जो परसेंटेज निकलेगी उतनी परसेंटेज आप लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी निकलती है 9.8, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये कितनी निकलेगी, इतनी आप लोग, इतने % आप लोगों का एग्रीगेट बना हुआ है। उसके बाद बच्चों आप लोग चलते हैं FSC कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों के मार्क्स आते हैं 1120 1200 में से, तो इसकी परसेंटेज होती है 40%। 40% आप लोगों का जो है वो मेरिट के अंदर इंक्लूड होता है। तो 40% को निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे टोटल के ऊपर और इसको क्रॉस कर दोगे 40 से, तो जो इसका आंसर निकलेगा, फॉर एग्जांपल 40 में से आप लोगों का आंसर निकला 36, तो इतनी परसेंटेज और ऐड हो जाएगी आप लोगों की। तो FSC करने के बाद आप लोगों की 50 में से तकरीबन 45% से ज़्यादा बन चुकी है। अब आगे क्या सीन चलता है, आप लोगों का बचता है MD-CAT एंट्री टेस्ट। तो एंट्री टेस्ट की आप लोगों की परसेंटेज होती है 50%। उस 50% में आप लोगों के इस दफ़ा अगर आप लोग देखें 2026 में तो 180 MCQs होंगे एंट्री टेस्ट के अंदर। 180 में से आप लोगों को मिनिमम एग्रीगेट बनाने के लिए 173, 175, अगर आप लोगों के FSC के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो इतने मार्क्स चाहिए। तो वहाँ पे आप लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स आते हैं 175, तो 175 डिवाइडेड बाय 180 क्रॉस 50, तो इतना जो आप लोगों का बचेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनता है 48। ऐसे करके आप लोगों का टोटल एग्रीगेट जितना भी बनता है, ये मुझे रफ सा मैं बना रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 93 बन गया, तो इतनी % आप लोगों की बनेगी। फिर आप लोगों का जो 1,60,000 बच्चे ने MD-CAT के अंदर टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं, सबको मिला के एक एग्रीगेट बनेगा और जितनी परसेंटेज पे 3,000 बच्चा निकल जाएगा, वहाँ पे आके मेरिट क्लोज़ हो जाएगा। तो बच्चों तब जाके पता चलता है जब कुछ बच्चे एक पॉइंट से, एक नंबर से नहीं बल्कि एक नंबर के 10वें हिस्से से रह रहे होते हैं, उनका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा होता। तो अगर आप लोग आज यहाँ, आप लोग अभी यहाँ खड़े हैं, मैट्रिक करके आ गए हैं, 10% आप लोगों ने डन कर लिया, 40% 50% हो जाएगा जब आप लोग की FSC। लेकिन अगर आप लोग ये 5-5 MCQs अभी से करना स्टार्ट कर दें तो आप लोग यहाँ से इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, और जब बच्चे यहाँ पहुँच के 0 पे खड़े होंगे तो आप लोग 50% आप लोगों का सिलेबस कवर होगा। तो सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं बल्कि बाकी बुक्स के लिए भी आप लोग मेहनत करें, आप लोग जद्दोजहद करें, इंशाल्लाह आप लोग अपने जो है वो मेरिट को, आप लोग अपने ख्वाब को पूरा करेंगे। तो आप लोगों ने डिसिप्लिन के साथ लेक्चर लेना है, हर लेक्चर के एक पॉइंट को नोट करना है, उसके बाद उनको बुक के ऊपर लिखना है। मोटिवेशन से काम नहीं चलता। कुछ बच्चे होते हैं वो मोटिवेशन लेते हैं, कुछ हफ्ते के लिए चलती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर हफ्ते के लिए मोटिवेशन ली, फिर ख़त्म होगी। अब जो है वो एक चैप्टर ख़त्म हो गया, अब दूसरे चैप्टर को साथ साथ करूँगा। अब पहला मंथली टेस्ट हो गया, दूसरे मंथली टेस्ट में मैंने पोजीशन लेनी है। अब जो है वो सीरीज़ आने वाली, तो करते करते पेपर आ जाते हैं और वो बच्चे अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो मैट्रिक से ये टोटली डिफरेंट है। मैट्रिक के मुकाबले में FSC का सिलेबस भी 3 गुना ज़्यादा होता है।
अगर आप लोगों का एक चैप्टर, एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर गुजर गए तो आप लोग कभी भी उस लेक्चर को अपने साथ कवर नहीं कर सकते। तो डेली का काम अगर आप लोग डेली करते जाते हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन आप लोग जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर आप लोगों के नाम के साथ डॉक्टर लिखा होगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग जो है वो इंजॉय करें अपनी स्टडी को, साथ साथ तैयारी करें। और अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।